है कि आज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसकी रूट्स डायरेक्टली कॉलोनियल एरा के एक्ट्स और रेगुलेशंस में दबी हुई हैं। हमें ब्रिटिश इंडिया के शुरुआती एक्ट से लेकर आजाद भारत के इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तक का सफर तय करना है। एक बहुत ही लंबा टाइमलाइन है ये। है, पर जरूरी भी है। ये समझना जरूरी है कि कैसे एक कॉलोनियल कंट्रोल का सिस्टम धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में बदला। चलिए इसको अनपैक करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए हमें 18th सेंचुरी के एंड में जाना होगा। सबसे पहला मेजर पॉइंट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड तो नहीं कर रही थी। सही पकड़ा आपने। उन्होंने टेरिटरीज जीतना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ आ गया था कि एक प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर बिना किसी सुपरविजन के नहीं रख सकती। तो इस एक्ट ने एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया था ना। हाँ, एक तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कमर्शियल अफेयर्स देखते थे और दूसरी तरफ एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसके पास पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर्स थी। पर हमारे सोर्सेज से एक बात बहुत क्लियर होती है। अगर हम आगे 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट्स को देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट लगातार कंपनी का कंट्रोल कम कर रही थी। वो एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी थी उनकी। मतलब 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह खत्म हो गई थी और फिर 1853 के एक्ट ने एक बड़ा कदम उठाया और सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए ओपन कर दिया, मकौले कमेटी की सिफारिश पर। हालांकि प्रैक्टिकली इंडियंस के लिए लंदन जाकर एग्जाम देना लगभग इम्पॉसिबल था, पर प्रिंसिपल लेवल पर यह एक बड़ा शिफ्ट जरूर था। लेकिन 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1857 की म्यूटिनी के तुरंत बाद जो आया था। हाँ, 1857 के उस विद्रोह के बाद पावर सीधे कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि कैसे एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया जिसने आने वाले 90 सालों तक इंडिया पर रूल किया। मतलब क्राउन ने सीधा कंट्रोल ले लिया। बिल्कुल। एक नया पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो लंदन में बैठता था। और यहाँ इंडिया में गवर्नर जनरल को वाइसरॉय का नया टाइटल दे दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। तो बेसिकली देश का कंट्रोल पूरी तरह से लंदन से ऑपरेट होने लगा था। एक टॉप डाउन अप्रोच थी। पर जब हम 20th सेंचुरी में आते हैं तो चीजें थोड़ा बदलनी शुरू होती हैं। डिमांड्स बढ़ने लगी थी उस वक्त। हाँ, और इसी वजह से 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट लाया गया जिसे मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में शामिल हुए। ये रिप्रेजेंटेशन की दिशा में एक अच्छा कदम था तो सही, पर यहाँ बात रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि एक तरफ ये लोग रिप्रेजेंटेशन का दिखावा कर रहे थे और दूसरी तरफ इसी एक्ट ने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। ये भारत के इतिहास का एक बहुत डार्क चैप्टर है। 1909 के एक्ट ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था। इसका एग्जैक्टली क्या मतलब था उस टाइम पर? इसका सीधा सा मतलब ये था कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही चुन सकते थे। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये ब्रिटिशर्स की नेशनलिज्म को रोकने और लोगों को बांटने की चाल थी। उनका क्लासिक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। बिल्कुल। उन्हें 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद बढ़ते हुए नेशनलिज्म से डर लग रहा था, तो उन्होंने लॉर्ड मिंटो की अगुवाई में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया, जिसका असर आगे चलकर देश के पार्टीशन के रूप में दिखा। एक छोटा सा लीगल प्रोविजन कैसे पूरे देश को बांट सकता है, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। खैर, टाइमलाइन में थोड़ा और आगे चलते हैं। 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस एक्ट ने पहली बार देश में बाईकैमरलिज्म यानी 2 सदन वाला लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया। जो आज हमारा लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रक्चर है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। और डायरेक्ट इलेक्शंस भी शुरू हुए। लेकिन इस एक्ट ने प्रोविंसेस में यानी राज्यों में एक बहुत ही अजीब सा सिस्टम लाया जिसे डायरकी कहा गया। डायरकी यानी डुअल गवर्नेंस। ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। उन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में तो सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंस, जो गवर्नर के पास रहते थे। हाँ, और जिसके पास इन चीजों का कंट्रोल है, असली पावर तो उसी के पास है। दूसरी तरफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, जैसे एजुकेशन और हेल्थ। ये उन इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए जो चुनकर आए थे। पर उनके पास फंड्स तो थे ही नहीं, वो सब रिजर्व्ड कैटेगरी में थे,
तो ये सिस्टम तो फेल होना ही था। ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली फेल हुआ, पर एक चीज हुई कि इसने इंडियंस को पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग और इलेक्शन प्रोसेस का थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जरूर दे दिया। अब यहाँ से हम आते हैं उस डॉक्यूमेंट पर जो इस पूरे एवोल्यूशन का सबसे मैसिव हिस्सा था, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सोर्सेज देखें तो ये एक्ट लगभग हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट लगता है। ये काफी हद तक एक ब्लूप्रिंट ही था। इसने आखिरकार प्रोविंसेस में वो फेल्ड डायरकी सिस्टम खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट भी इसी से हुआ और फेडरल कोर्ट भी इसी एक्ट की देन है। और जो सबसे बड़ी बात, पावर्स को फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया, जो स्ट्रक्चर आज हमारा 7th शेड्यूल फॉलो करता है। पर इस एक्ट का एक और हिस्सा था ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का, जो कभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। सही कहा। हालांकि इसका फेडरल पार्ट नहीं चला, पर इसने इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक काफी सॉलिड बेस तैयार कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसने एक ऐसा स्टेट क्राफ्ट का लॉजिक दिया जिसे बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इजीली अडॉप्ट कर लिया। और इसके बाद दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है। आखिरकार 1940 के ऑगस्ट ऑफर से बात शुरू होती है, जहां ब्रिटिश मानते हैं कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। और कई सारी निगोशिएशंस और फेल्ड मिशंस के बाद 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, जिसने ब्रिटिश रूल को एंड किया। अफसोस, देश का पार्टीशन भी हुआ, पर सॉवरेन पावर आखिरकार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ट्रांसफर हो गई। एक फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी से लेकर एक सॉवरेन रिपब्लिक तक का रास्ता क्लियर हो गया था। जब असेंबली ने चार्ज लिया तो उनके सामने सबसे बड़ा टास्क था कि इस लंबे कॉलोनियल पास्ट और पार्टीशन के वायलेंस के बाद एक ऐसी रूल बुक बनानी है जो देश को एक साथ जोड़ के रखे। और फिर करीब 3 साल की मेहनत के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज़ादी मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पर सोसाइटी तो रुकी हुई चीज नहीं है, सोसाइटी तो बदलती रहती है ना। बिल्कुल, इकोनॉमी बदलती है, लोगों की नीड्स बदलती हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर दी, ताकि उसमें संशोधन किए जा सकें। और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी थी। इसीलिए इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। अगर हम कुछ मेजर अमेंडमेंट्स की बात करें जो मेमोरी में रहने वाले हैं, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 में ही आ गया था, इसने 9th शेड्यूल ऐड किया था ताकि लैंड रिफॉर्म्स वाले लॉज को कोर्ट स्ट्राइक डाउन ना कर सकें। वो एक सेफ लॉकर की तरह था। हाँ, फिर 1956 में 7th अमेंडमेंट आया, जिसने स्टेट्स की पुरानी 4 कैटेगरीज को हटाकर एक प्रॉपर रीऑर्गेनाइजेशन किया। भाषा के आधार पर भी चीजें आगे बढ़ी। जैसे 1967 में 21st अमेंडमेंट के जरिए सिंधी भाषा को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। ये सभी अमेंडमेंट्स सोसाइटी के प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए थे। पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का सबसे इंटेंस ड्रामा 1970s में हुआ। मेरा इशारा 42nd और 44th अमेंडमेंट्स की तरफ है, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। 1976 में 42nd अमेंडमेंट पास किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसने तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मैसिव चेंजेस किए थे। इसने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर ही ऑल्टर करने की कोशिश की थी। प्रियम्बल में पहली बार सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड्स जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गईं, और सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानना जरूरी कर दिया गया। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर को सुप्रीम बनाने की कोशिश थी। जुडिशरी की पावर को भी लिमिट किया गया था इसमें। सही कहा, पर डेमोक्रेसी का पेंडुलम एक तरफ नहीं रुकता। जब नई सरकार आई तो 1977-78 में 43rd और 44th अमेंडमेंट लाए गए, जिनका मेन मकसद 42nd अमेंडमेंट के कई चेंजेस को रिवर्स करना था। जिसमें सबसे बड़ा और याद रखने वाला स्टेप ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया, उसको सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया। एक वेलफेयर स्टेट के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये एक बहुत जरूरी प्रैक्टिकल स्टेप था। और 44th अमेंडमेंट ने एक और काम किया, फ्यूचर इमरजेंसीज के प्रोविजंस को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, ताकि आर्टिकल 20 और 21 जो लाइफ और लिबर्टी के राइट्स हैं, उन्हें किसी हालत में सस्पेंड ना किया जा सके। ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक जिंदा फ्रेमवर्क है जो पास्ट की मिस्टेक से सीखता है। तो आज हमने एक बहुत ही लंबा और फैसिनेटिंग सफर तय किया है।